आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 12वीं केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ठोस प्रावस्था, और ये इसका 4th पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने यदि नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के उन्हें देख सकते हैं, ताकि आपका चैप्टर जो है वो कंटिन्यू हो सके। तो चलिए आज के इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं क्रिस्टल जो सिस्टम है वो, और ब्रेविस जालक, साथ ही साथ जो यूनिट सेल होती है उसके जो अवयवी कण होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है कि कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाता है कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। और ब्रेविस जालक पूछा जाए तो वो 14 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे 7 प्रकार के जो क्रिस्टल तंत्र हैं कौन कौन से होते हैं। चलिए, पहला प्रकार जो है हमारा ये इस टाइप का है जो कि घनी होता है। ये दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, और ये 5वां प्रकार है, छठा और ये 7वां। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो प्रकार है जो कि घनी होता है, जिसे क्यूबिक भी कहते हैं। दूसरा प्रकार जो होता है द्विसमलंबाक्ष होता है, और तीसरा विषमलंबाक्ष, चौथा षटकोणी, 5वां है त्रिसमंताक्ष, छठा है एकंताक्ष, और 7वां है त्रिंताक्ष। तो ये जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, इन्हीं के अंदर इन्हीं से मिलकर के जो 14 ब्रेविस जालक हैं वो संभव हो सकते हैं। 14 अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां हैं क्रिस्टल की वो संभव होती है। और ऐसा बताने वाले जो थे वो फ्रेंच गणितज्ञ थे, और उन्होंने ये बताया था कि जो तीनों विमाओं से 7 प्रकारों से जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनसे लगभग 14 प्रकार के जो ब्रेविस जालक हैं वो संभव होते हैं। अब यहाँ पर हम जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र देखें, इनको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घनी। अब देखिए, जो घनी होता है तो उसका शेप तो आप देख चुके हैं। इसका आकार जो होता है वो इस प्रकार से होता है, और बिल्कुल ये घन की तरह होता है, क्यूब की तरह होता है। अब इसमें जो और भी कुछ इसकी विशेषताएं हैं, जैसे इसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो समान होती है, और सभी फलकों के मध्य में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके बीच में जो अल्फा, बीटा और गामा है, ये इनके बीच फलकों के बीच बनने वाले कोण हैं, और ए, बी और सी जो है ये इनकी भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी फलक जो है इनके मध्य में 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। अब ये जो घनी होता है इसमें कौन कौन से पॉसिबल वेरिएशंस हैं, तो इसकी संभव विविधताओं की बात करते हैं। तो देखिए, 14 प्रकार के जो ब्रेविस जालक बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो 7 तो हमारे तंत्र हो गए। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा घनी होता है, घनी के अंदर हम देखते हैं कि सरल इकाई सेल इसके अंदर बनता है, जिसे हम आद्य एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। इसी के साथ में अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित, है ना। तो SCC, BCC और FCC तीनों प्रकार की जो सेल हैं ये इसके अंदर बन सकती है। तो 3 प्रकार ये हो जाते हैं ब्रेविस जालक के। अब ऐसे आप जब 7 को देखेंगे तो उनके जो संभव उनके अंदर जो वेरिएशंस हैं, पॉसिबल वेरिएशंस हैं, विविधताएं हैं, उन्हीं को मिलाकर के ये 14 प्रकार के ब्रेविस जालक बनते हैं। तो आगे इनकी बात करते हैं। इनकी जो अक्षीय दूरियां हैं या कोर की जो लंबाइयां होती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो क्यूब उसी को कहते हैं जिसके अंदर सभी भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है, समान होती है। तो ये इसकी कोर की लंबाई होगी। साथ ही साथ इसका जो अक्षीय कोण होगा, फलकों के मध्य जो कोण बनते हैं वो कोण सभी 90 डिग्री के ही बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके कुछ उदाहरण होगी। तो इसका उदाहरण होगा NaCl और जिंक ब्लेंड और कॉपर, ये इसके उदाहरण होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा है द्विसमलंबाक्ष। अब द्वि का मतलब हो जाता है 2, और सम का मतलब होता है समान और लंबाक्ष। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डायग्राम। अब इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसमें लंबाई में एक भुजा जो होती है वो अन्य 2 से भिन्न होती है, और सभी फलकों के मध्य में
90 डिग्री के कोण होते हैं, है ना। तो इसमें सभी फलकों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। साथ ही इसमें क्या है, क्यूब में और इसमें क्या अंतर है कि यहाँ एक भुजा जो है वो अन्य दो से भिन्न है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ये भुजा और ये भुजा को देखें और इस भुजा को देखें, ये तो समान दिख रही है पर ये भुजा छोटी दिख रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक भुजा जो है लंबाई में अन्य दो से भिन्न होती है। अब इसी के अंदर यदि हम इसकी संभव विविधताओं पर बात करें, इसके पॉसिबल वेरिएशंस की बात करें, तो इसमें सरल इकाई सेल, जिसे हम आधे एक कोष्ठिका भी कहते हैं, ये दोनों एक ही है। मैंने दोनों लिखा है ताकि आपकी बुक में शायद ये लिखा हो या ये लिखा हो, इसलिए। और दूसरा है इसके अंदर बॉडी सेंटर्ड, जो अंतः केंद्रित होता है ये। तो 3 हमने उसके अंदर देखे थे, 2 इसके अंदर हो गए, ये 5 प्रकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर वेरिएशंस होंगे। आगे बात करेंगे इनकी जो अक्षीय दूरियां या कोर की जो लंबाई होती है वो क्या होती है। तो जिसमें 2 भुजाएं तो बराबर है परंतु तीसरी भुजा बराबर नहीं है। और आगे इनके कुछ अक्षीय कोण की बात करें तो कोण सभी के अंदर 90 डिग्री है, वही क्यूब के जैसा है, बस डिफरेंट एक साइड का है, एक कोर का है। आगे बात करते हैं इनके कुछ उदाहरण है। तो इनके जो उदाहरण है वो है श्वेत टीन, स्टेनिक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट आदि जो है इसके उदाहरण है। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला यहाँ पर है विषम लंबाक्ष। और विषम लंबाक्ष जो होता है इसमें क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें असमान भुजाएं, विषम भुजाएं होंगी और फलकों के मध्य में 90 डिग्री के कोण होंगे। तो जैसे हम क्यूब से चले थे वहां पर फिर 2 भुजाएं समान हो गई, फिर यहाँ पर एक भी भुजा इसमें समान नहीं है, अलग अलग है। चलिए इसके जो वेरिएशंस होंगे पॉसिबल कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एससीसी जो सरल इकाई सेल है वो इसके अंदर हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड अंत केंद्रित हो सकता है, फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड और अंत्य केंद्रित एंड सेंटर्ड भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर चारों प्रकार के वेरिएशंस इसके अंदर आ सकते हैं, इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसकी जो अक्षीय दूरियां है, इसकी कोर की लंबाई है। तो कोर की लंबाई हमने नाम से स्पष्ट होता है कि विषम लंबाक्ष है तो एक भी साइड जो है वो समान नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी। और साथ ही यदि बात करते हैं तो जो एंगल होगा, एंगल इनके अंदर बन रहा है 90 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे क्यूब वाले से चले थे तो सभी के अंदर क्यूब वाले में देखा द्विसम लंबाक्ष में भी 90 डिग्री का था, इसके अंदर भी है, पर सिर्फ अंतर कहां पर आ रहा है, तो अंतर आ रहा है कोर की लंबाइयों पर, है ना। चलिए आगे कुछ इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो रहेंगे रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और बैरियम सल्फेट, ये इसके कुछ उदाहरण होंगे। आगे बात करते हैं षटकोणी की जो हेक्सागोनल है। और यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर लंबाई में एक भुजा जो होती है वो अन्य 2 से भिन्न होती है। अब अन्य 2 से तो भिन्न होती है, तो ये हमने उसके अंदर भी देखा था द्विसम लंबाक्ष के अंदर, परंतु वहां पर जो एंगल थे वो क्या थे, वो 90 डिग्री के थे। और यहाँ पर आप एंगल देख पा रहे हैं इसके अंदर 90 डिग्री का अल्फा बीटा है, परंतु गामा 120 का है। तो इस प्रकार से ये उससे डिफरेंट हो जाता है और यहाँ पर ये षटकोणी बन जाता है। अब यहाँ पर इसकी पॉसिबल वेरिएशंस की बात करेंगे तो इसके अंदर जो है वेरिएशंस सरल इकाई सेल एक कोष्ठिका, और जिसे हम यही सिर्फ इसके अंदर होगा, और सिंपल या एससीसी कह दें, प्राइमिटिव सेल्स कह दें, तो ये सब एक ही नाम है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का जो वेरिएशंस होगा ये पॉसिबल हो पाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर इसकी अक्षीय दूरी कोर की लंबाई की। तो इसके अंदर क्या होगा कि 2 साइड तो सेम है पर एक नहीं है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि 2 साइड कौन कौन से सेम है, तो ये जो साइड आप देख पा रहे हैं ये और दूसरी ये, तो ये दोनों तो बराबर है, पर ये एक इसके अंदर क्या है, लंबी है, ज्यादा ही लंबाई इसकी अलग है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। चलिए आगे इसके एंगल की बात करते हैं। तो इसमें अल्फा और बीटा जो है वो तो 90 डिग्री के हैं साथ में, और गामा जो है 120 के साथ में है। आगे बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की। तो जिंक ऑक्साइड और कैडमियम
सल्फाइड, ग्रेफाइट आदि इसके जो हैं उदाहरण हैं। चलिए अगला जो हमारा आता है यहाँ पर क्रिस्टल तंत्र, वो है त्रिसमन्ताक्ष। देखिए इसमें त्रि और समन्ताक्ष मतलब सम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लंबाई में ये सभी भुजाएं समान हैं, तीनों भुजाएं समान होंगी, परंतु फलकों के मध्य जो कोण होंगे वो 90 डिग्री से कुछ कम कोण इसमें शामिल होंगे, और ये जो कोण होंगे ये इसके जो वेरिएशंस होंगे उनके अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो पॉसिबल वेरिएशंस होंगे ये क्या क्या होंगे, संभव विविधताएं। इसमें सरल इकाई सेल एक ही प्रकार का वेरिएशंस जो होगा वो संभव हो पाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर इनकी जो कोर की लंबाई है, तो ये त्रिसमन्ताक्ष है, तो निश्चित ही यहाँ पर कोर की लंबाइयां तीनों ही प्रकार की कोर की लंबाइयां बराबर होंगी, समान होंगी। अब इसके अक्षीय कोण की बात करते हैं, तो अक्षीय कोण जो होते हैं वो अल्फा बीटा गामा तीनों ही बराबर नहीं होते हैं, 90 डिग्री के उससे कम ज्यादा हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण की। तो इसके उदाहरण जो हैं कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, और सिनेबार जो कि यहाँ पर HGS। तो सिनेबार ये इसी को लिखा है और कैल्साइट जो है वो इसी को लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं एकंताक्ष की। एकंताक्ष जो होगा इसके अंदर असमान भुजाएं होंगे। अब यहाँ पर असमान भुजाएं हैं और साथ ही साथ इसके अंदर जो पॉसिबल वेरिएशंस होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके अंदर दो प्रकार के वेरिएशंस होंगे, एक तो अंत्य केंद्रित और एक जो है सरल इकाई सेल वाला, जिसे हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। आगे बात करते हैं इसके जो अक्षीय कोर की लंबाइयां हैं, तो ये असमान भुजाएं हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर तीनों ही प्रकार की भुजाएं जो है वो अलग अलग लंबाई की होगी। इस भुजा को आप देख सकते हैं, ये कुछ अलग है, दूसरी ये अलग है और तीसरी ये भी अलग है। तो तीनों विमाओं के जो अक्ष हैं उनकी कोर की लंबाइयां अलग अलग है। साथ में बात करते हैं यहाँ पर इसके जो एंगल होंगे, तो इसमें अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री के साथ होंगे, परंतु बीटा जो होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इनके एंगल भी देख सकते हैं इसके अंदर। चलिए आगे बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की। तो इसमें एकंताक्ष गंधक और यहाँ पर जो अगला होगा हमारा सोडियम सल्फेट, ये इसके कुछ उदाहरण होंगे। अगला हमारा प्रकार आता है, ये है त्रिनताक्ष, जिसे हम ट्राइक्लिनिक भी कहते हैं। अब इसके अंदर डायग्राम देख सकते हैं इसका, और इसके अंदर क्या पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर होगा एक ही प्रकार का, जो कि होगा सरल इकाई सेल SCC प्रकार का ही वेरिएशंस इसके अंदर हो सकता है। आगे यहाँ पर जो अक्षीय दूरियां कोर की लंबाइयां हैं इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने त्रिसमन्ताक्ष देखा था और ये त्रिनताक्ष है। तो त्रिसमन्ताक्ष में क्या था, तीनों कोर की लंबाइयां बराबर थी, परंतु त्रिनताक्ष में कोर की लंबाइयां बराबर नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पर इनकी जो अक्षीय कोण है, तो वो भी इसमें अल्फा बीटा गामा कोई भी बराबर नहीं होंगे 90 डिग्री के। और यहाँ पर इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। तो इसके उदाहरण में आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट और बोरिक अम्ल आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। चलिए अब ये तो थे हमारे जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र थे, ये हमने इसमें देखे। अब इन 7 प्रकार के जो क्रिस्टल तंत्र थे, इनसे जो पॉसिबल वेरिएशन संभावनाएं विविधताएं थी वो कितने प्रकार की हो जाती, तो वो 14 प्रकार की हो जाती है। और वही जो 14 प्रकार हैं वो ब्रेविस जालक कहलाते हैं। तो यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रेविस जालक होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो ब्रेविस जालक जो रहेंगे इनकी संख्या होगी 14, है ना। और क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होंगे, तो आपको बताना है कि 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। आगे हम इसमें बात करते हैं, जो इकाई सेल होगा, यूनिट सेल होगा, उसके अंदर हमें निकालना है परमाणुओं की संख्या। अब परमाणु की संख्या को निकालने के लिए आपको थोड़ी सी एक जानकारी जो है वो समझना जरूरी है। अब जानकारी क्या है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर किसी भी एक सेल की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है और इस डायग्राम के अंदर आपको देखना है कितने यूनिट सेल हैं।
पहली बात तो ये आप समझ पाएं कि इसमें यूनिट सेल कितने हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो जैसे कि ये एक है, दूसरा है, और ये तीसरा, और ये चौथा। अब ऐसे ही चौथे के साथ में ये नीचे पांचवा है, ये छठा, और ये सातवां, और ये आठवां। तो इसके अंदर जो है यूनिट सेल की संख्या जो है वो इसमें है 8। अब देखिए जैसे यहाँ पर कोने पर कोई भी परमाणु होता है, कण होता है, अब वो अणु आयन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर उसका एक कण मान लीजिए क्रिस्टल या यूनिट सेल का। अब यहाँ कोने पर वो जो होता है ना, तो उसके ऊपर फिर अगली यूनिट सेल भी आती है, उसके इधर भी आती है, उसके आगे भी आती है, उसके इस साइड भी आएगी, और उसके नीचे भी जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ जो परमाणु होता है कोने पर, बीच में या कहीं पर, तो किसी भी क्रिस्टल का जो परमाणु होता है वो कितने हिस्से में बढ़ जाता है, तो वो 8 हिस्से में बढ़ जाता है ना। 8 हिस्सों में वो बढ़ जाता है, और 8 हिस्सों में जो बढ़ता है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर भी आ रहा है, ऊपर वाले के अंदर भी आ रहा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी प्रकार से वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसका बढ़ जाता है। और उन सब थोड़े थोड़े हिस्से को यदि हम देखें तो उनसे मिलकर के फिर एक परमाणु जो होता है वो नियंत्रित होता है। अब इसका एक और यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। चलिए आप दूसरे डायग्राम को देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर हम दूसरे डायग्राम की बात करते हैं जो फलक पर है। तो फलक पर जब कोई भी परमाणु होता है तो वो बढ़ता है सीधे सीधे आधे हिस्से में, मतलब उसकी जो भागीदारी होती है फलकों पर। तो यहाँ पर आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक ये और ये दूसरा है ना। और यहाँ पर 2 यूनिट सेल देखे हमने, और 2 यूनिट सेल के अंदर एक परमाणु है, और ये परमाणु हाफ हो रहा है, आधा उस साइड इस यूनिट सेल के अंदर है और आधा इस साइड में है। तो जहाँ फलकों की बात होगी तो फलकों पर साझेदारी 1/2 की होती है, आधा इधर होता है, आधा इधर होता है। और यदि हम बात करते हैं कोनों पर, तो कोनों पर जो साझेदारी होती है ना वो 1/8 की होती है। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर उस परमाणु का कितना हिस्सा आता है, तो 1/8 आता है। तो 1/8 की साझेदारी यहाँ पर होती है। अब इसी के साथ में यदि हम बात करते हैं आगे, एक और नए उदाहरण की, तो जैसे मान लीजिए आप इस बात को शायद समझ नहीं पाते हैं, तो आप यूं मान लीजिए कि आपको एक सेब लेना है और उस सेब को आपको 4 पार्ट में काट देना है। अब देखिए आप काटेंगे किस प्रकार से, तो जैसे आप यहाँ से उसको पहले कट करेंगे, फिर उसको इस साइड से कट करेंगे ऐसे, और फिर ऐसे आप 4 पार्ट कर देंगे, और फिर आप उसको बीच में से कट कर दीजिए यहाँ से। तो ये पार्ट कितने हो जाएंगे? 8 पार्ट हो जाएंगे। तो बस ऐसा ही यहाँ पर एक जो हिस्सा इस सेब का बन रहा है, वैसे ही इस यूनिट सेल के अंदर एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वो यहाँ कोने पर उस परमाणु का होता है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं सरल इकाई सेल की। अब देखिए सरल इकाई सेल के अंदर परमाणु, यहाँ कण जो आपको दिख रहे हैं, तो वो टोटल कोने पर देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 हैं। तो देखिए ये पूर्ण रूप से 8 परमाणु नहीं है, ये 8 परमाणु की 1/8 हिस्सेदारी है ना। यहां पर आप समझिएगा इसको। चलिए, इसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए ये एक यूनिट सेल लिया, और जैसे कोने पर जो परमाणु है वो ऐसा इतना सा पार्ट जो है ना उस परमाणु का, वो इस यूनिट सेल के अंदर है। अब बाकी का पार्ट कहाँ गया? तो इसके आगे जो यूनिट सेल होगी, इसके ऊपर जो होगी, इसके इस साइड होगी, इस प्रकार से वो बढ़ जाता है। तो यदि हम देखें तो ये बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे हमने एक सेब को 8 हिस्सों में बांटा था। पहले उसको यहाँ से सीधा कट लगाया था, और फिर उसको हमने यहाँ से कट लगाया था, और फिर उसको बीच में से कट लगाया था। तो यदि हम बात करते हैं इस यूनिट सेल के अंदर परमाणु कितने होंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है, इसके परमाणु की संख्या में निकालना है।
तो इसमें सीधे सीधे कोनों पर कितने परमाणु के कण हैं, तो 8 परमाणु के कण हैं। और यहाँ पर एक कण की जो साझेदारी है वो इस यूनिट सेल के अंदर वो इस प्रकार की है, तो वो कितनी है, 1/8। तो यहाँ इस 8 से हम इस 8 को काट देते हैं, तो इसके अंदर कुल मिलाकर के जो हमारे पास 8 टुकड़े ऐसे जब होंगे, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये इस प्रकार के हम 8 को लेंगे, तो इन 8 टुकड़ों से एक परमाणु बनता है। तो यहाँ पर इस सेल के अंदर जो परमाणु की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसमें परमाणु की संख्या हो जाएगी 1, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ इन 8 ही टुकड़ों से मिलकर के एक परमाणु, पूर्ण परमाणु बनता है। तो इसके अंदर इतने परमाणु मौजूद होंगे। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिलता है, तो आपसे पूछा जाता है कि SCC में जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो इसमें संख्या रहेगी 1। चलिए आगे बात करते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम काय केंद्रित भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड या BCC के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें परमाणु की संख्या को देखते हैं, तो पहले आप इस बॉडी सेंटर्ड का जो यूनिट सेल होता है उसको समझ लीजिएगा। तो इसमें देखिए 8 तो कोने हैं, तो 8 कोने हो गए। चलिए ये है ना। अब 8 कोने पर जो परमाणु होते हैं वो हमें लिखना है। तो कोनों पर परमाणु कितने हैं, तो कोनों पर परमाणु हैं 8 और उनकी साझेदारी कितनी है, 1/8 की। प्लस हमें करना है जो उसके भीतर या फलक कहीं पर भी है, तो अंतः केंद्रित जो होता है ना, एक परमाणु उसके केंद्र पर भी होता है। अब केंद्र पर जो होता है ना, वो कहीं किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ साझा नहीं करता है, वो अपना कोई भागीदारी दूसरे यूनिट सेल में नहीं करता है, वो सिर्फ इसी यूनिट सेल के भीतर होता है, इसके अंदर होता है। किस प्रकार से देखिएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जो BCC होता है उसमें कोने पर तो ऐसे ऐसे पार्ट लगे हुए हैं और ये पार्ट हमारे पास में 8 हो गए हैं। तो इन 8 से क्या हो जाता है कि एक पूरा परमाणु गोल बन जाता है। 8 पार्ट को हमने जोड़ा तो 8 पार्ट हैं और 1/8 की इनकी साझेदारी, इसलिए हम इसमें 1/8 का गुणा कर रहे हैं और इनसे मिलकर के एक पूरा परमाणु बन जाता है। और एक इसके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ केंद्र पर ये, और ये जो परमाणु है ये पूरा पूरा गोल है, 1 है। तो प्लस हम केंद्र पर जो परमाणु है उसकी संख्या लिख देते हैं 1, तो 1 और 1 कितने हो जाते हैं, 2। तो BCC में आपको परमाणु की संख्या जो मिलती है ना, वो मिलती है 2। तो यहाँ पर परमाणु की संख्या हो जाएगी इसमें 2। चलिए आगे बात करते हैं। फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम FCC कहते हैं। तो FCC के अंदर परमाणु की संख्या कितनी होगी, ये आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसमें फलकों पर भी बात की जाएगी और सेम यूनिट सेल है तो यहाँ पर कोने तो है ही हैं और कोनों के साथ में फलकें हैं। अब फलक कितनी होती है एक यूनिट सेल के अंदर, तो हम जानते हैं फलक होती है उसमें 6। अब 6 फलकों पर साझेदारी किस प्रकार से होती है, तो ये देखिएगा 8 कोनों की साझेदारी है ये, जिनसे मिलकर के यहाँ पर बन रहा है, और फलकें 3 हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक फलक, दूसरी और तीसरी, और 3 अन्य फलकें जो होंगी जैसे कि पहली के अपोजिट में होगी और दूसरी के अपोजिट में होंगी और तीसरी के अपोजिट में नीचे होंगी। तो इनकी अपोजिट 3 फलकें हमें दिखाई नहीं दे रही पर वो हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कोने पर देख रहे हैं, यहाँ पर परमाणु 1/8 में बटा हुआ है। यहाँ पर कोने पर जो साझेदारी है वो 1/8 की है, परंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं आधा कटा हुआ है। तो ये जो आधा पार्ट है ना, ये इस यूनिट सेल में और बाकी का आधा इसके आगे जो यूनिट सेल होगी ना उसके अंदर होगा। ऐसे इस फलक पर होगा, ऐसे इस फलक पर होगा और ऐसे नीचे वाले फलक पर भी होगा। तो इसमें हम परमाणु की संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोनों पर, जो कॉर्नर पर होंगे। तो कोनों पर 8 पार्ट हैं और उनकी साझेदारी 1/8 की है। प्लस हम बात करते हैं फलकों पर, तो फलक यहाँ पर कितनी है, तो 6 फलकें हैं और 6 फलकों पर साझेदारी कितनी है, 1/2 की साझेदारी है, मतलब आधा हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर मौजूद है। तो इस प्रकार से जब आप 3 ऐसे 6 आधे आधे गोले को लेते हैं
तो इनसे आप कितने पूरे गोले बना सकते हैं, कितने पूरे परमाणु इनसे बन सकते हैं। तो देखिए 6 को जब हम मिलाते हैं ना तो एक गोला ये बन जाएगा, एक परमाणु ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा और तीसरा ये बन जाएगा। तो टोटल 6 हाफ पार्ट से हम 3 पूरे पार्ट बना सकते हैं। तो फलक पर हो जाते हैं 3 और यहाँ पर कोनों का मिलाकर के हो जाता है टोटल 1। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो टोटल परमाणु होते हैं ना वो उनकी संख्या हो जाती है 4, किसमें, FCC के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं अगली। ये डायग्राम आप समझ चुके हैं, जैसे यहाँ पर फिर मैंने इसे लिया था ताकि आपको यदि कोई बात समझ में ना आए। ये एक यूनिट सेल ली, दूसरी है और यहाँ पर परमाणु है और वो आधा इस साइड में और आधा इस साइड में है। चलिए आगे हम बात करते हैं अंत्य एकक कोष्ठिका। ECC शायद ये आपकी बुक में नहीं हो, पर फिर भी मैंने इसे ले लिया ताकि आप यदि समझ पाए हो तो इसमें भी आप निकाल करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 8 कोने हैं और 8 कोने जो हैं इनकी साझेदारी 1/8 की होती है। तो इनसे मिलकर के कोने पर जो परमाणु बनता है तो वो कोनों पर परमाणु जो है वो बन जाएगा 1/8 × 8। तो यहाँ पर एक परमाणु तो कोनों पर बनेगा। अब इसमें बात करते हैं फलक की। तो फलक इसके अंदर तो 6 है, पर यहाँ पर कितनी फलकों पर परमाणु मौजूद है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 पर है, क्योंकि ये अंत्य केंद्रित है। इसमें किसी भी एक समांतर फलकों पर ही परमाणु मौजूद होता है। और फलक पर साझेदारी, तो यहाँ पर 2 फलकें ऐसी है जिन पर वो परमाणु है, तो और उनकी साझेदारी कितनी है, 1/2 की। तो ये जो आधा हिस्सा रहेगा ये और आधा हिस्सा इसके अंदर ये मिलकर के बना देता है एक परमाणु, है ना। ये इसमें एक परमाणु बना देगा, कोनों का भी एक बन जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाता है ECC के अंदर, तो इसमें भी परमाणु की संख्या हो जाती है 2। अब ये ECC इसमें क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यदि हम देखते हैं तो हमने BCC को देखा था। अब BCC जो था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एक तो उसके अंदर था और 8 कोनों पर, तो उसके अंदर भी परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है, 2। तो इसलिए इसको थोड़ा सा नहीं बताया गया है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, यदि BCC या ECC कुछ भी आए तो आप समझ जाइएगा कि इनके अंदर परमाणु की संख्या होती है 2। तो ये था आज का हमारा जो चैप्टर था, जिसके अंदर हमने देखा 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र और उनसे बनने वाले 14 प्रकार के प्रवेश जालक, साथ ही साथ यूनिट सेल के अंदर परमाणु की संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए पार्ट के साथ में।